हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। और ये जो बायोलॉजी का टॉपिक है, आपका फर्स्ट टॉपिक है सेल। तो देखिए, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस आपको बनते हैं। और जैसे एनडीए का पैटर्न है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो बहुत अच्छा चैप्टर है और इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। तो ये चैप्टर तो हमें करना ही करना है बहुत अच्छे से। जो बायोलॉजी में सेल है, जिसे हम कोशिका कहते हैं, इस सेल की के पूरी स्टडी को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी ये एक टर्म है इसके लिए। सेल की पूरी जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करना। इसे साइटोलॉजी भी कहा जाता है। जो कोशिका का अध्ययन है उसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। कोशिका को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 इन डेड कॉर्क आप जानते हैं, जो बॉटल्स के, कांच के बॉटल में ढक्कन आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, कॉर्क से बनाए जाते हैं। उन कॉर्क में इन्होंने कुछ हेक्सागोनल, कुछ ऐसे शंख टाइप के, मतलब षट कोषणिक आप बोल सकते हैं इनको, ऐसे उन्होंने कुछ षट कोषणिक आपके पार्ट्स देखे। लैटिन भाषा में से ये वर्ड डिराइव हुआ है सेल। लैटिन भाषा में सेला का मीनिंग होता है रूम, तो वहीं से ये वर्ड डिराइव हुआ है सेल। जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की थी, फर्स्ट लिविंग सेल was discovered by another scientist, एंटोनी वॉन लेeuwenhoek। तो बच्चों, एंटोनी वॉन लेeuwenhoek जो है, उनका नाम माइक्रोस्कोप के लिए भी बहुत जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे सिंपल माइक्रोस्कोप जो हैं वो डिस्कवर किए थे और इन माइक्रोस्कोप से ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिविंग सेल को देखा। तो फर्स्ट लिविंग सेल देखा एंटोनी वॉन लेeuwenhoek ने। सेल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ और साइंटिस्ट हैं, जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की थी रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। तो रॉबर्ट ब्राउन को श्रेय जाता है न्यूक्लियस को डिस्कवर करने का। रॉबर्ट ब्राउन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस यानी केंद्रक को डिस्कवर किया था। केंद्रक को डिस्कवर किया था, हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट है परकिंजे, जिन्होंने एक टर्म कॉइन किया था, टर्म प्रोटोप्लाज्म। ये सब एनसीईआरटी में है, इसलिए मैं आपको एसेंशियली दे रही हूँ। प्रोटोप्लाज्म जो है वो जीव द्रव्य कहा जाता है हिंदी में। तो जीव द्रव्य टर्म जो कॉइन किया था, वो कॉइन किया था परकिंजे ने। इसके अलावा दो और साइंटिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो है मैथियस शील्डन एंड थियोडर श्वान। तो ये जो मैथियस शील्डन थे, थियोडर श्वान ने, उन्होंने अलग अलग, इन्होंने 1838 में, और जो थियोडर श्वान थे उन्होंने 1839 में अलग अलग सेल थ्योरी प्रपोज की प्लांट और एनिमल सेल के लिए। और इन दोनों को ही श्रेय जाता है सेल थ्योरी को प्रपोज करने का। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट जो बहुत पूछे भी जाते हैं, उनका नाम है रुडोल्फ विर्चॉव। देखिए, आपको एक पूरा की पूरा है, एमिनेंट साइंटिस्ट पर एक पूरा की पूरा आपको टॉपिक है। तो आपको अपने टॉपिक से जो टॉपिक गिवन है उनसे आप मैक्सिमम जितने भी साइंटिस्ट आप लर्न कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें। रुडोल्फ विर्चॉव ने एक प्रपोज की थी, एक लाइन प्रपोज की थी जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है सेल थ्योरी में, दैट इज न्यू सेल arise from
from pre-existing cell. New cell arise from pre-existing cell. ये जो लाइन थी ये बाद में ऐड की गई है और इसको 1850 में ऐड किया था रुडोल्फ विर्चॉव ने. तो ये बाद में सेल थ्योरी पहले दे दी गई, रुडोल्फ विर्चॉव ने इसको बाद में ऐड किया. तो ये कुछ एक नाम है जो आपको हमेशा लर्न करने हैं सेल के कॉन्टेक्स्ट में. अब बात करते हैं हम, ये तो बात हुई कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने सेल में अपना योगदान दिया है. अब बात करते हैं कि बेसिकली सेल क्या है. तो आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसका मतलब है कि सेल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. ठीक है. इसका मतलब है कि सेल ही सारे स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है और सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, जो भी फंक्शन लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं. जब हम सेल को डिस्क्राइब करते हैं तो हम सेल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट कर लेते हैं. और ये जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनको यदि हम समझ लेते हैं तो हम पूरी सेल को समझ पाते हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है जो हम डिस्कस कर सकते हैं सेल के कॉन्टेक्स्ट में. तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है सेल मेम्ब्रेन. यानी किसी भी सेल को हम सेल कब कहेंगे? जब उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी. किसी भी सेल को हम सेल कब कहेंगे? जब उसमें न्यूक्लियस होगा. और किसी भी सेल को हम सेल तब कहेंगे जबकि उसमें साइटोप्लाज्म होगा. जबकि उसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा. ठीक है. तो ये 3 चीजें हमें स्टडी करनी है. इसको हम कोशिका कला कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं और इसको हम साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं. आप फटाफट लिखते जाइए. सारे हिंदी के टर्म्स लिखना बहुत मुश्किल है, तो मैं बोल रही हूँ, आप फटाफट वही नोट्स में आप इसको लिखते जाइए. तो कोशिका कला, केंद्रक और साइटोप्लाज्म, ये हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले जो मैं ले रही हूँ पार्ट, वो पार्ट में ले रही हूँ कोशिका कला, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक. तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, कोशिका कला को. तो कोशिका कला क्या है? सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो बच्चों देखिए कि कोई भी सेल है एक सिंगल, हमने उसको यूनिट कहा है. तो मान लीजिए कोई एक कमरा है, उस कमरे को हम कमरा कब कहेंगे? जबकि उसके चारों तरफ दीवार होंगी. तो ये जो कोशिका कला है, ये जो कोशिका मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली क्या कर रही है? सेल को बाउंड करने का काम कर रही है. ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाने का काम कर रही है. और इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी कोशिकाओं में मिलती है. जितनी भी कोशिकाएं हैं उनमें सभी में ये सेल मेम्ब्रेन जरूर मिलेगी. इसके अलावा अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं. पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें और कौन सी मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं. तो सबसे पहला पॉइंट कि ये लिविंग होती है, यानी जीवित होती है. अब सेल जीवितों की इकाई है, तो इसका मतलब है सेल में लिविंग क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन सेल में लिविंग होती है. ये इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है, जिसमें प्रोटीन जो होते हैं, मैं यहीं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन और इंटरनल प्रोटीन. यानी बाहरी प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, ये 2 तरह के प्रोटीन होते हैं. और जो लिपिड होती है, उस लिपिड की दोहरी मेम्ब्रेन होती है, दोहरी लेयर होती है, यानी दोहरी सतह होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइलेयर. तो लिपिड तो बना होता है बाइलेयर के, 2 लेयर होती हैं. यदि मैं इसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो एक लेयर ये हो गई और एक लेयर ये हो गई.
ऐसे ये 2 लेयर यहाँ पर होती हैं लिपिड की बनी हुई, जो कि इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये 2 तरह के होते हैं प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि पूरी बाइलेयर में धसे हुए रहते हैं, इनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि बाहरी सतह पर ही होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन। तो प्रोटीन मैंने आपको 2 बताए, ये तो हो गया इंटरनल प्रोटीन जो कि पूरी बाइलेयर में धसे हुए हैं, और ये हो गए एक्सटर्नल प्रोटीन। एक्सटर्नल प्रोटीन यानी बाहरी प्रोटीन जो कि बाहर की बाहर लगे हुए हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये दोहरी लेयर का बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। और बच्चों ये जो लिपिड बाइलेयर होती है वो कैसा लिपिड होता है? तो लिपिड के भी आपने बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं और बायोलॉजी में भी जूनियर क्लासेस में। ये जो लिपिड होते हैं बेसिकली वो होते हैं फॉस्फोलिपिड, यानी लिपिड जो है वो किस तरह के, जिनमें कि फास्फोरस भी जुड़ा हुआ है, फॉस्फोलिपिड होते हैं ये। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर लर्न कर सकते हैं? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि ये जो मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। परमेबल होती है। परमेबल को हिंदी में बोलते हैं हम पारगम्यता। पारगम्यता, ठीक है, यानी वो आसानी से जाने देती है या नहीं जाने देती है। तो ये सिलेक्टिव परमेबल होती है। ये चयनात्मक पारगम्यता होती है इसकी, यानी ये सिलेक्शन करती है, ये चयन करती है चीजों का। हर कोई सब्सटेंस इसके अंदर नहीं जा सकता, हर कोई सब्सटेंस यहाँ से अंदर या यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन चयन करती है, सिलेक्शन करती है कि कौन सा एक सब्सटेंस आएगा और कौन सा सब्सटेंस यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है वो सभी जीवित कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उन सभी लिविंग सेल्स में ये प्रेजेंट होती है, यानी कि ये लिविंग सेल का पार्ट होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो डेड कॉर्क में उसने ये सेल मेम्ब्रेन देखी नहीं थी, इसलिए वो अजीवित कोशिका थी। अब बात करते हैं हम इसके अलावा भी क्या कोई मेम्ब्रेन होती हैं सेल के चारों तरफ। तो सिर्फ जंतु कोशिका में, यानी कि सिर्फ जो एनिमल सेल होती है उसमें ही एक और आउटर कवरिंग नहीं होती है। अदरवाइज और जितने भी सेल्स होती हैं उनमें एक एडिशनल आउटर कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और सेल वॉल को हम बोलते हैं कोशिका कला। ठीक है, तो जो कोशिका कला है वो प्रेजेंट होती है। जंतु कोशिका में कोशिका कला नहीं होती, एनिमल सेल में कोशिका कला नहीं होती, अदरवाइज बाकी सारी सेल में कोशिका कला होती है। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं कि कोशिका कला क्या होती है। तो कोशिका कला जो होती है बच्चों वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में भी, बैक्टीरियल सेल में भी, और वो प्रेजेंट होती है फंगस में भी, फंगाई में भी वो प्रेजेंट होती है ये कोशिका कला, सेल वॉल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेल वॉल बनी होती है प्लांट सेल में सेल्यूलोज नामक सब्सटेंस की। प्लांट सेल में ये जो बनी होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लांट सेल में इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट सेल में ये जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल में जो है वो ये एब्सेंट होती है। तो प्लांट सेल में इसको हम देखते हैं कि ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज की। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम मुरामिक एसिड भी कहते हैं, मुरामिक एसिड की भी बनी होती है ये। ठीक है,
और फंगस में ये जो बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की, जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी लेयर को सेल वॉल किसकी बनी होती है। तो फंगस में बनी होती है काइटिन की, बैक्टीरियल सेल में बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, और प्लांट में बनी होती है ये सेल्यूलोज की। प्लांट में इसके अलावा हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और लिग्निन जैसे सब्सटेंस भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसको यदि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंपेयर करें या सेल मेम्ब्रेन से इसको यदि हम कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन से इसमें बहुत सारे फीचर्स अलग होते हैं, जैसे कि ये नॉन लिविंग होती है। किससे बनी होती है ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है, जो सेल वॉल होती है वो फ्रीली परमेबल होती है। इस वर्ड पर ध्यान देना, फ्रीली परमेबल होती है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस इसके आर पार क्या हो सकता है, जा सकता है। मतलब यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं है, इस जगह पर कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है, कोई भी मटेरियल यहाँ से अंदर बाहर जा सकता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली जो सेल वॉल है, ये फ्रीली परमेबल होती है, यहाँ से कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर जा सकता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन, अनलाइक द सेल मेम्ब्रेन, क्या डिफरेंस यहाँ पर आया कि ये जो कोशिका कला होती है, या जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, ये फ्रीली परमेबल होती है, ठीक है, और नॉन लिविंग होती है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। और किस किस में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है प्लांट में, बैक्टीरियल सेल में और फंगाई में। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा सेकेंड पार्ट है हमारा कि न्यूक्लियस। जो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेकेंड पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का इंपॉर्टेंस है, हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। वैसे ही न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, ब्रेन ऑफ द सेल। इसका मतलब है कि ये पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। यदि मैं न्यूक्लियस को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जरा हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, एक सेल है, ठीक है। उस सेल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे लार्जेस्ट जो स्ट्रक्चर होती है, यानी सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है, वो न्यूक्लियस होती है। और एक छोटी सी बेसिक सेल मैं यहाँ पर आपको बना करके बता रही हूँ। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, जो कि आउटर कवरिंग है। इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया एक, जो कि ये न्यूक्लियस है इसका एक, जो कि सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है। और इसमें कुछ साइटोप्लाज्म है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। और सबसे जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है, वो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हो गया हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हम बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं कि केंद्रक का स्ट्रक्चर क्या होता है और केंद्रक क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो है स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रही हूँ, और ड्रॉ करने के साथ में ही आपको मैं समझाने वाली हूँ कि ये कैसा स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ड्रॉ करना है, जैसे पजल नहीं होती है वो कुछ, जिसमें कि हमारे गेम होता है, उस तरह से इसको हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरकनेक्टेड करना है अभी इसको। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैम पता नहीं क्या करने वाली हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ इसको, कि ये ऐसे जुड़ी हुई हैं। ये न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे और इस तरह से ऐसे। ये न्यूक्लियस
यदि हम बनाएं तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं, ये ऐसे, ठीक है, दोहरी मेम्ब्रेन से बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर होती हैं, ये इंटरकनेक्टेड होती हैं यहाँ पर, ठीक है। न्यूक्लियस के 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट फीचर होता है न्यूक्लियस के अंदर एक ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, न्यूक्लियोलस क्या है? इसको केंद्रिका बोला जाता है। केंद्रक के अंदर एक और स्ट्रक्चर केंद्रिका। इसका एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यानी कि एक लिक्विड मटेरियल होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जूनियर क्लासेस से आप सुनते आ रहे हैं कि हमारे सेल का न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि हमारे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, जो कि हमारे कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहुंचाने का काम करते हैं। तो बेसिकली ये जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये हैं क्रोमोसोम्स, या इन स्ट्रक्चर्स को हम लिख सकते हैं। आप डीएनए लिखो, क्रोमोसोम लिखो या क्रोमेटिन नेटवर्क लिखो, बात एक ही है, ठीक है। क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं गुणसूत्र। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो यहीं पर नोट कर लें। न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियर द्रव्य बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, तो ये जो दोहरी मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ये जो डबल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है जो न्यूक्लियस को घेरे हुए है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको घेरे रहती है? न्यूक्लियस को घेरे रहती है, और जो कोशिका के जितने भी पार्ट हैं उनसे ये इसको अलग करने का काम करती है। एक और सेल ऑर्गेनेल होते हैं, यानी कोशिका के अंदर कुछ और स्ट्रक्चर होती हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी की होंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ही कंटिन्यूएशन में होते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको इसी के कंटिन्यूएशन में बनाया हुआ है। अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्योंकि ये ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, तो ऐसा क्या है, क्या क्या ये फंक्शन करता है? तो सबसे पहले तो इट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। ये जितनी भी सेल्यूलर एक्टिविटीज हैं, सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा। अच्छा, इसके अलावा इट रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखिए, प्रोटीन संश्लेषण को ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। प्रोटीन संश्लेषण क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो लिविंग बॉडी है, और लिविंग बॉडी को लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वाइटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, डाइजेशन कर रही है, फीडिंग कर रही है, उसके अंदर लोकोमोशन हो रहा है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? उनको रेगुलेट करने का काम करता है एंजाइम। यानी कि हम जीवित क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम हमारी वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो यदि हम प्रोटीन को निकाल दें हमारी जिंदगी में से, तो हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कोई भी वाइटल एक्टिविटी एंजाइम्स के बगैर नहीं कर सकते हैं। तो जितना भी वाइटल एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोटीन सिंथेसिस से, प्रोटीन संश्लेषण से, और उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है वहां पर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन पर कि डीएनए है, जो डीएनए से बना होता है, और डीएनए कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पहुंचाते हैं। डीएनए को हम हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, ठीक है। आपने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया है कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या करेगा? कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या करेगा? पहुंचाने का काम करेगा। तो
इट ट्रांसफर कैरेक्टर्स from one generation to another. क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम्स हम एक्सप्रेशन है अपने मदर और फादर के कैरेक्टर्स का, और ऐसे वो एक्सप्रेशन थे अपने मदर और फादर का, तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते रहते हैं? डीएनए के फॉर्म में ट्रांसफर होते रहते हैं। इवन मान लीजिए मेरी स्किन कट गई है और वहां पर नई स्किन सेल बननी है, तो स्किन की सेल ही डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी? स्किन की सेल बनाएंगी। इसका मतलब है आप आसानी से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस 4 पार्ट हैं इसका। पहला पार्ट होता है आपका न्यूक्लियस का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट है, हम मान लें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। सेकेंड इसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड इसमें एक ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। और फोर्थ इसमें होते हैं क्रोमोसोम्स। ये जो ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर है इसका फंक्शन क्या है अभी आप लर्न कर लीजिए, मैं इसको फिर से रिवाइज करूंगी जब मैं राइबोसोम्स पढ़ाऊंगी आपको। तो ये राइबोसोम्स या एंड आरआरएनए सिंथेसिस का काम करता है। यानी आरआरएनए आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द आरआरएनए। तो आरआरएनए और राइबोसोम्स को बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियोलस करता है। ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियस के क्या फंक्शन है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आइए हम जानते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो कि है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य। तो बच्चों कोशिका के अंदर जितना भी लिविंग मटेरियल है उसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल क्या है? ये एक तरह का सेल का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेल के अंदर एक मीडियम है जिसमें कि वाटर है और वाटर में कुछ सॉल्यूट मिले हुए हैं। ये एक कंपोजिशन है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं और उसमें कुछ लिविंग स्ट्रक्चर है। तो साइटोसोल जो है वो नॉन लिविंग पार्ट है, कोशिका द्रव्य का नॉन लिविंग पार्ट है, और जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या हैं? लिविंग पार्ट हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं? लिविंग पार्ट हैं। तो दोनों को मिला करके क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म बनेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, थोड़ा सा समझ जाइएगा इसको। प्रोटोप्लाज्म वर्ड अभी मैंने कहा कि प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था परकिंजे ने। इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य, यानी कि जीवों के अंदर मिलने वाला लिविंग सब्सटेंस। ये 2 चीजों से मिलकर के बना होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो साइटोप्लाज्म है इसका मतलब क्या है? सेल। ये सेल है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोला था, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। ये हमने बोला था न्यूक्लियस। ठीक है, और यहां पर हमने बोला था, तो यहां वाला ये जो सब्सटेंस है ये तो साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस है वो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी है, यहां से क्वेश्चन बनता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है ये यहाँ पर कि प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य मिलकर बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये है साइटोप्लाज्म और यहाँ पर जो लिविंग सब्सटेंस है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि सेल ऑर्गेनेल क्या है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के 2 सब्सटेंस है, तो वो मैंने आपको बताया। अब सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो स्पेसिफिक लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग
structure inside cell. ठीक है, which perform particular function, जिनका कि पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. साइटोप्लाज्म का ये पार्ट होते हैं. ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो डबल मेम्ब्रेन से बने हुए, और ये मेम्ब्रेन कौन सी होगी, वो कोशिका मेम्ब्रेन ही होगी. और दूसरे होंगे सिंगल मेम्ब्रेन से बने हुए. और थर्ड होंगे जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, नो मेम्ब्रेन, जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होगी लेकिन वो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उसको सेल ऑर्गेनल कंसिडर करेंगे. नो मेम्ब्रेन के 2 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं. आपको बहुत ध्यान देना है क्वेश्चन के लिए. नो मेम्ब्रेन से कि जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इनको हम बोलते हैं, ए लगा देते हैं बीच में, ए मेम्ब्रेनस, इसको हम बोलते हैं ए मेम्ब्रेनस. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होते हैं 2 राइबोसोम, अभी फंक्शन में बताऊंगी, अलग से डिस्कस करूंगी आपको, और सेंट्रोसोम. क्लियर है बिल्कुल. राइबोसोम और सेंट्रोसोम 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जो कि ए मेम्ब्रेनस होते हैं, जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती. 2 सेल ऑर्गेनल वैक्यूल और लाइसोसोम ऐसे होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा और. तो वैक्यूल और लाइसोसोम्स, इनकी कोई हिंदी नहीं है बच्चों, इनको आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा. समझ गए आप, ये टर्म्स हैं, आपको ऐसे ही लर्न करना है. हिंदी में भी लाइसोसोम ही लिखा जाएगा. तो ये ऐसे हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है. और डबल मेम्ब्रेनस जो होते हैं, मतलब बहुत क्लिष्ट हिंदी है, आई सजेस्ट कि आप नहीं करें इसको. और इन जनरल भी आपको जो पूछा जाएगा वो इन टर्म्स से ही पूछा जाएगा, राइबोसोम्स ही पूछा जाएगा. अच्छा, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का. ठीक है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड्स. आई एम रिपीटिंग, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और प्लास्टिड, ऐसे 4 सेल ऑर्गेनल हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस हैं. वैक्यूल, लाइसोसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, और राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स ऐसे हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है. तो बच्चों यहाँ पर हम ये चैप्टर यहीं पर मैं अभी इसको रोक रही हूँ. एक पार्ट इसका हम नेक्स्ट उसमें लेंगे और समझेंगे कि ये सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं और इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं. यहाँ तक आप इसको रिवाइज कीजिए और इसको लर्न कीजिए. इसमें से कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बन सकते हैं जो मैंने आपको बताया है. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सेल ऑर्गेनल से स्टार्ट करेंगे. कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. ऑल द बेस्ट.